नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। पटना में कदमकुआं के चूड़ी मार्केट में आपसी रंजिश में फायरिंग हुई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। एक बाइक पर 3 बदमाश सवार होकर मार्केट में घुस जाते हैं और बंद दुकानों के सामने फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन सवाल है कि बदमाशों ने फायरिंग क्यों की और फायरिंग के बाद बदमाश फरार क्यों हो गए। काफी लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। परिणाम घोषित कर दिया गया है। cbse.gov.in पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। मार्किंग फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो मार्किंग फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। छात्रों का इंतजार इसके साथ ही खत्म हुआ। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। बावजूद इसके मार्किंग फॉर्मूले के आधार पर यह रिजल्ट जारी किया गया है और रिजल्ट आने के बाद से छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि छात्र काफी लंबे समय से सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और अब तक उनकी जो मार्किंग रही उसी के आधार पर 10वीं का रिजल्ट भी जारी किया गया है। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस बार परीक्षाएं नहीं हुई थी और मार्किंग फॉर्मूले पर रिजल्ट जारी किया गया है। छात्रों में किस तरह का उत्साह दिख रहा है, कितने एक तरह से संतुष्टि है इस मार्किंग फॉर्मूले पर? बिल्कुल, देखिए छात्रों का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि पहली बार पेंडेमिक की वजह से परीक्षार्थी जो है परीक्षा नहीं दे सके थे, लेकिन 90% से ऊपर ज्यादातर जो परीक्षार्थी हैं उन्हें मार्क्स आया और पटना के डीएवी बोर्ड कॉलोनी में जश्न का माहौल है। जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल पहुंच गए हैं, अपने अपने सहपाठी को हर कोई मुंह मीठा कर रहे हैं और देख सकते हैं कि पटना के डीएवी में जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 98.8% हाईएस्ट मार्क्स गया है। उसमें संयुक्त रूप से 2 स्टूडेंट ने बाजी मारी है। बाकी जो छात्राएं हैं वो भी 90% से ज्यादा मार्क्स लाई हैं। जरा बात करते हैं स्टूडेंट्स से। क्या लग रहा है कि आप लोग इम्तिहान दिए नहीं थे, लेकिन रिजल्ट कैसा रहा ये बताइए। रिजल्ट अच्छा रहा, हम लोग के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रहा रिजल्ट। जैसे हम लोग बाकी एग्ज़ाम, प्री बोर्ड्स, मिड टर्म और पीरियोडिक टेस्ट दिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एक्सपेक्टेशन के जैसे मार्क्स मिला, जो भी हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। और फेयर, सीबीएसई ने फेयर परसेंटेज हम लोग को दिए हैं। कोई भी इसमें अनफेयरनेस हम लोग को नहीं लग रहा है कि जितने। आपका परसेंटेज क्या रहा? मेरा परसेंटेज मुझे लगता है, जैसे अभी मैंने देखा नहीं है, बट मुझे लगता है कि मुझे 90+ आया होगा। आप लोगों का कैसा रहा परसेंटेज ये बता दीजिए मुझे। 90 प्लस है आप लोग। अच्छा, पिछले बार की तुलना में अगर बात करेंगे 91% से ज्यादा रिजल्ट आया था। इस बार क्या कहेंगे? इस बार भी काफी बेटर है। देखा जाए तो इस साल का बेटर है। लड़कियों ने बाजी मारी थी पिछले साल। हाँ, इस साल भी मारे, जरूर हर बार मारते रहेंगे। और इस बार सब सिविल सर्वेंट वाले हैं, यूपीएससी क्लियर करने के लिए आए हैं सब, और होप सो सबका अच्छा रिजल्ट हुआ है। 90+ में आए हैं सब। पहली बार भी ऐसा हुआ ना कि ऐसा तो पहले हुआ नहीं था कि रिजल्ट के पहले आप लोगों का 11वीं में दाखिला हो गया। हाँ। आप लोगों ने 11वीं में दाखिला तो ले लिया? हाँ, हम लोगों ने ले लिया, बट ये प्रोविजनल है। अभी आज हम लोग का रिजल्ट आया है, 90+ में आए हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको गुड विशेज है। एंड अभी हम लोग को यूपीएससी का भी तैयारी करना है, उसके लिए भी वेट है। क्या बात है, सिविल सर्विस में जाना है जी, आईएएस ऑफिसर। एम्बिशन लेकर देख सकते हैं सभी स्कूल आए हैं। रिजल्ट की जैसे ही जानकारी मिली है सभी मुंह मीठा करने एक दूसरे का, और ये जश्न का माहौल है। पेंडेमिक के समय भी जिस तरह से सीबीएसई ने नया रूल लागू किया था कि सभी स्कूलों को मूल्यांकन करने की जवाबदेही दी गई थी, यानी पूरे 1 साल के सत्र के दौरान सबसे बेहतर मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, उनका जो मूल्यांकन हुआ है वो टॉपर घोषित किए गए स्कूल वाइज। यहाँ पर 98.8 आया है नंबर। और जरा स्कूल की शिक्षिका है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कैसा रहा रिजल्ट? रिज़ल्ट मिला जुला करके बहुत अच्छा है, और यह रिज़ल्ट जो है वो पूरी तरह से बच्चों की मेहनत, उनके माता पिता का सहयोग
और सीबीएसई का गाइडलाइंस उनका परिणाम है, क्योंकि एक बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन पूरे साल जो बच्चों का पीरियोडिक टेस्ट होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ामों को मिलाकर चुनौती थी, ये बताइए, क्योंकि स्कूल को रिजल्ट देना बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि अगर रिजल्ट सीबीएसई की तरफ से आता है तो हम स्कूल वाले बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, लेकिन अभी सारा प्रेशर जो था वो स्कूल के ऊपर था कि किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी स्कूल के लिए भी, और हम दिखा रहे हैं तस्वीर, देखिए सभी लंबे समय बाद रिजल्ट की जानकारी मिलने के बाद स्कूल पहुंचे हैं। चूंकि क्लास स्थगित था, एग्जाम देने के बाद एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई थी, गेट टुगेदर करने का भी मौका मिला है, एक दूसरे के साथ पुराने दिन भी साझा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे जो एम्बिशन है स्टूडेंट्स ने बताया। चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम नीतीश कुमार के बाद एनडीए के सहयोगी दल हमने भी पेगासस मामले की जांच की मांग की है। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पेगासस मामले की जांच की मांग की। वहीं नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल भी बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमितेश कुमार ने। बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से। सर, पेगासस मामले को लेकर के संसद की कार्रवाई लगातार ठप पड़ी हुई है। अपोजिशन पार्टी लगातार इसको लेकर के हंगामा कर रही है। आप क्या मानते हैं, पेगासस मामले में इसकी जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप में जांच होनी चाहिए। अभी जैसे कहा भी एक आदमी को कि हम लोग अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं। अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि जहां कोई मामला कंट्राडिक्शन हो वहां पर जांच होनी चाहिए। तो उसी लहजे में हम कहना चाहते हैं कि आज जो ये घटना घट रही है टेपिंग का और ये सब चीज का, उस सब पर जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। आप भी कह रहे हैं, आप लोग बीजेपी के सहयोगी हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी जेडीयू शामिल है, तो बीजेपी की राय से आप लोगों की राय थोड़ा अलग है इस मुद्दे पर। वो हर पार्टी का गठबंधन में एक राय बने सो बात नहीं है, आम सहमति से बात होती है। हम कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, फिर इस पर बातें होगी, आम सहमति बनेगी, वही निर्णय होगा। क्या लगता है नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, पीएम पद के लिए सक्षम व्यक्ति हैं, सुयोग्य हैं? अभी के संदर्भ में मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार अभी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अलावा जितने भी लोग अभी हैं हिंदुस्तान में, उनमें सबसे फिटेस्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर हैं तो नीतीश कुमार हैं। तो ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। पेगासस मामले में जांच की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पेगासस केंद्र से जुड़ा मामला है, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर फैसला किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एनडीए में सब कुछ ठीक होने का भी दावा किया। केंद्र की सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और केंद्र की सरकार ऐसे विषयों पे सम्यक विचारोपरांत कोई बात करती है, तो केंद्र के सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं और केंद्र की सरकार उसके अनुसार एक्ट कर रही है। मैं तो राज्य सरकार का मंत्री हूं। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन आरजेडी लालू यादव बिहार के धरती पर कदम रखेंगे, उसी दिन नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। से आप पहले भी देखे हैं कि लालू यादव जी जब जब आए हैं और मजबूती से अपने लोगों को जब बैठाए हैं तो बिहार में खेला तय हो जाता है। और इस बार भी लालू जी जब आएंगे तो खेला तय है। नीतीश सरकार चंद दिनों की सरकार है। और आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सपने पूरा करने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। हर दिन वो सपना देखते हैं और सुबह उठते हैं तो ये सपने के साथ उठते हैं कि सरकार उनकी बन गई, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो सपना देखने में कहाँ दिक्कत है। मेरी पूरी शुभकामना है कि उनका सपना साकार होता रहे, लेकिन जो सपने देखते हैं उनको कर्म भी करना पड़ता है। जब बिहार के विकास की योजनाओं की चर्चा होती है, जब बिहार के बाढ़ की चिंता होती है, जब विकास की सदन में कितना बार तेजप्रताप पर सवाल नजर आए, किन विषयों पर काम करते हुए नजर आए, तो केवल सरकार बनाने का सपना ही देखते हैं। तो भगवान करे सरकार बनाएगा, सपना करे, लेकिन कर्म भी करना पड़ता है। केवल सपने देखने से चीजें नहीं बनती हैं। आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के दावे को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने हवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है।
जीते रहिए लालू जी। बेचैनी आपको बिहार के लिए नहीं है, बेचैनी पुत्र के ताजपोशी के लिए है, जो भूतो न भविष्यति संभव है। कटिहार मेयर हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से मृतक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के साथ उचित मुआवजे की मांग की है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। महापौर शिवराज हत्याकांड का आज कई दिन बीत चुका है। इस बीच पार्षदों की टोली लगातार इस पीड़ित परिवार के साथ है। उप मेयर है, पूर्व मेयर है और सभी सीनियर पार्षद है। क्या इस घटना के बाद उन लोग के दिल पे गुजरा है, कितने सहमे हुए हैं और इस परिवार के लिए क्या चाहते हैं, आइए बात करते हैं। आप उप मेयर हैं, इस घटना के बाद क्या चाहते, क्या होना चाहिए, आप लोग क्या किए अब तक? नहीं, अभी हमारे पूर्व उप महापौर ने जो कहा है कि पीड़िता के को जो है एक सरकारी नौकरी मतलब उनके परिवार आश्रितों को मिले, साथ कि ताकि आगे चल करके भरण पोषण हो सके। क्योंकि हम लोगों को जो है, हम लोग बड़े सदन के तो लोग हैं नहीं कि हम लोग को कोई पेंशन मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रहा है। हम लोग तो सामाजिक जीवन में रहते हैं और इस तरह की घटना घटी है तो हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि पीड़िता इस परिवार के आश्रितों को एक सरकारी नौकरी मिले और एक मुआवजा तौर पे मिले ताकि उसकी कुछ न कुछ भरपाई हो सके। जो आज हमारे बीच में शिवा पासवान जी नहीं है, वो अपने पीछे अपने पत्नी और 2 बच्ची को छोड़ गए, एक 16 साल की, एक 8 साल की है। उसका भविष्य का क्या होगा? हम तो डिमांड करेंगे कि उसके भविष्य के लिए उसको अच्छे से अच्छा स्कूल में सरकारी खर्चे से पढ़ाया जाए। हम लोग चाहते हैं, पहले बात तो चाहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सजा दिलाई जाए। दूसरा चाहते हैं कि परिवार के लोगों को एक मुआवजे की राशि दी जाए सरकार की तरफ से और एक आश्रित को जो है उसका नौकरी दिया जाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कटिहार में दिवंगत मेयर के घर जाकर सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने परिजनों को सांत्वना दी और हर कदम पर साथ देने का वादा किया। सांसद ने कहा कि हर हाल में दोषियों को सजा मिलेगी। आने के बाद, घर में आने के बाद 2 बेटी, भाई, पूरा परिवार उस पर आश्रित, इससे बड़ा और दुखद बात कुछ नहीं हो सकता। तो दोषी लोग पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और प्रशासन त्वरित गति से काम कर रही है। और मैं तो कटिहार के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि सब लोग पूरा मदद भी की। बांका के चांदन नदी में डायवर्जन ध्वस्त होने के बाद जिलेवासियों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए नदी के गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यही नहीं, पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने कंधे पर साइकिल टांगकर गहरे पानी से पार कर बांका पहुंच रहे हैं। हालांकि ध्वस्त डायवर्जन को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। वहीं विधायक राम नारायण मंडल भी डायवर्जन को लेकर जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं और जल्द ही डायवर्जन ठीक होने की बात कह रहे हैं। बार पानी में घुस कर आया, डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर नहीं लगा। अच्छा, किस काम से आप, इतनी क्या जरूरत थी? कचहरी है, कोई काम करने के लिए जा रहा है, कोई मजदूर है, कोई दूध बेचने के लिए जा रहा है। अच्छा, बहुत तरह का काम है, कोई सौदा लेने के लिए। मतलब पानी में घुस कर आया? क्या करेंगे, जाना बहुत आवश्यक है, हाजिरी देना है। किस काम से जा रहे हैं आप? कोर्ट जा रहे हैं हाजिरी देने के लिए। कचहरी में काम है। अच्छा, कचहरी में काम। कहाँ से आप आ रहे हैं? बगल से रीगा से आ रहे हैं। अच्छा। दरदा और महात्माइन जैसी बरसाती नदियों में बारिश का पानी भर जाने से पटना के 4 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पटना के धनरुआ में कई जगह रिंग बांध टूट जाने के कारण कई गांव पानी में डूब गए हैं। पटना गया SH1 पर बाढ़ के पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। बरसाती नदियों में अप्रत्याशित ढंग से बाढ़ का पानी भरने के कारण यहाँ पे पटना के लगभग 4 प्रखंड जो हैं वो डूबने के कगार पे हैं। अभी हम जो खड़े हैं पटना गया मुख्य मार्ग पर खड़े हैं और ये ज़रा तस्वीर देखिए कि पटना गया मुख्य मार्ग जो है उसके करीब जो है पूरे बाढ़ का पानी पहुँच गया है और किस कदर यहाँ पे पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि सिर्फ 1.5 से 2 फीट जो है वो पानी जो है वो बचा हुआ है। अगर यहाँ से जलस्तर अगर लगातार यूं ही अगर बढ़ता रहा तो ये पटना गया का जो मुख्य मार्ग है, जहाँ पे पटना से गया जाने की तमाम गाड़ियाँ जो जा रही हैं
वो अवरुद्ध हो सकता है। तो ये सबसे खतरा इस बात का है कि देखिए पानी का बहाव बहुत तेज़ यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि ठीक मुख्य मार्ग तक यहाँ बाढ़ का पानी जो है वो पहुँच चुका है। यहाँ पे धनरुआ की अगर बात करें तो धनरुआ में लगभग 6 बांध जो रिंग बांध हैं वो टूटे हैं, जिससे दर्जनों गांव जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पे जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से बांध की मरम्मती का कार्य चल रहा है। कोशिश इस बात की है कि जो बाढ़ का पानी है वो गया मुख्य मार्ग पर ना पहुँचे, ताकि पटना गया मार्ग को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। दानापुर में गंगा नदी खतरे के निशान से 2 फीट नीचे बह रही है। दानापुर और मनेर के निचले इलाकों में सोती के जरिए पानी घुस गया है। करीब 11 पंचायत की आबादी बाढ़ के पानी से प्रभावित है। लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि पानी इसी रफ्तार से बढ़ा तो पूरी आबादी बाढ़ की चपेट में आ जाएगी। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जा रहे थे सर, बहुत डर लग रहा है, पूरा नाव को डर लग रहा है कि पलट जाएगा। उधर जा रहे हैं तो इतना पानी हिलकर जाना पड़ रहा है, और अभी तो उतना नहीं है, अपना इतना पानी हिलना पड़ रहा है। डियर में? हाँ, डियर में। मतलब निचले इलाके में पानी घुस गया क्या? अभी निचले इलाके में नहीं गया है, गहरे धर कर चल गए हुए, रात में लग रहा है कि पहुँचिए जाएगा। खबर दानापुर के धनरुआ से है, जहां दरधा नदी और कररुआ नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई पंचायत जलमग्न हो गए हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गांव के इस सड़कों पर 3 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग सरकार से नाव की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। नदी है बगल में, ने कररुआ नदी है, 2 नदी से पानी फैला। कहाँ जा रहे हैं आप? मसूरी से टूट गया है सर हम लोग का तटबंध भी। तो बाढ़ का पानी फैल गया है, सड़क पर कैसे आना जाना होता है? देख ही रहे सर, भर कंबल पानी लग रहा है, कपड़ा खोलते हैं, कपड़ा भीग जाता है, रोड भीगे कपड़ा जाते हैं हम लोग। घर में पानी हिला हुआ है। बगल में सर दरधा नदी है। हम लोग यहाँ जलालपुर के रहने वाले हैं। धनरुआ प्रखंड के बगल में जलालपुर ग्राम है, और दरधा नदी यहाँ से बगल से गुजरती है। अलीपुर के पास नदी टूट के तटबंध टूट गया है, जिसके वजह से इतना पानी आ गया है। पूरा 100-150 एकड़ में लगभग पूरा जलमग्न हो गया है। पूरा में धान का फसल रोपा हुआ है, और इसका निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। बेटिया में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के होने से जिले के लोगों की बाढ़ की चिंता सताने लगी है। शहर में जल जमाव तो हो ही गया है, साथ ही नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 3 बार बाढ़ की मार झेलने के बाद किसानों ने किसी तरह से गन्ना और धान की बुआई की थी, लेकिन बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने से चिंता बढ़ गई है और किसान उदास हैं। गया में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। अज्ञात बाइक सवार 3 अपराधियों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मगध मेडिकल थाना के गया चेरकी रोड के पास की है। मृतक की पहचान नामा पंचायत के अड़ाई गांव के विनय सिंह के रूप में हुई है। घटना को लेकर लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोशित हैं। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के मानपुर गांव में एक 5 साल के बच्चे की मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुरानी जमीन विवाद को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मासूम आशुतोष सोमवार की दोपहर से लापता था। परिवार वालों ने काफी तलाशी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर पुलिस को सूचना दी गई। देर रात परिजनों को हत्या की खबर मिली तो सभी हैरान रह गए। बच्चे के शव को गांव के ही एक घर से बरामद किया गया है। घटना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपी सुमन ठाकुर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घर पे उसी के साथ गया था, और उसके बाद 11 बजे के बाद वो फिर नहीं आया। उसको पूछे जब तो बोला कि हम छोड़ दिए हैं। उसके बाद पुनः फिर हम खोजना शुरू किए, लॉन्चमेंट करवाए। उसके बाद जाके सबके बिना पे हम चेक करवाए, सबके घर घर जाकर, तब जाके उसके घर से बरामद हुआ।
चीन में गया के छात्र अमन नागसेन की हत्या की गई थी। 4 दिन बाद भारतीय दूतावास ने परिजनों को हत्या की खबर दी है। गैर चीनी नागरिक पर अमन की हत्या का आरोप लगा है। गया का रहने वाला 20 साल का अमन नागसेन चीन के तियानजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई कर रहा था। 24 जुलाई से ही परिजनों की अमन से बात नहीं हो पा रही थी। 29 जुलाई को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से छात्र के घर वालों को संदिग्ध मौत की सूचना दी गई थी। उसके 4 दिन बाद भारतीय दूतावास ने परिजनों को हत्या की सूचना दी है। अमन के परिजनों ने शव को जल्द भारत लाए जाने की गुहार लगाई है। हम तो चाहते हैं कि जितने भारत के और भी छात्र पढ़ते हैं उनके माता पिता से मैं अनुरोध करता हूं कि वो भारत सरकार से मांग करे कि हमारे पुत्र को भारत सरकार जल्द से जल्द पार्थिव शरीर लाए। अब तो विश्वास नहीं है। अगर जिस तरह मेरे भाई के साथ हुआ है तो अब तो विश्वास नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट सुरक्षा देती है तो ज़रूर जाएंगे, अगर नहीं देगी तो फिर क्यों जाएंगे। अगर इसी तरह जैसे मेरे भाई को हुआ, अगर किसी और के साथ ऐसा होगा, कौन माँ बाप चाहेगा कि अपने बच्चों को हम विदेश में भेजे पढ़ने के लिए। किसी और बच्चे के साथ में किसी और, आज जैसा मेरे घर में हाल है ऐसा हाल किसी और के घर। क्या मांग करेंगे आपसे? हम तो सब मांग ही करेंगे कि उसे कड़ी की कड़ी सजा दे जाए, हमारा बेटा वापस आ जाए, वापस लाया जाए, हमारा देश वापस लाया जाए। अच्छा, क्या सोच के आप वहाँ भेजे थे अपने बेटे को? पढ़ने के लिए भेजे थे कि हमारा बेटा अच्छा बने, कुछ काम करेगा, देश के लिए कुछ विकास करेगा। लेकिन मेरा बेटा तो वहीं विकास हो गया।